नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र, जय गो इंडिया, जय गो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसारी की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों, नियम के अनुसार जो भी झोपड़पट्टी है, उस झोपड़पट्टी के जो भी लोग हैं वो एकत्र होकर एक प्रपोज सोसाइटी बनाते हैं। उनकी एक कमेटियाँ बनती है। उस कमेटी के माध्यम से वो एसआरए को एप्लीकेशन करते हैं कि हमारे एरिया में झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना का लाभ हमारे भी सभासद को मिले। उसके बाद झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना उस पत्र के माध्यम से आपके यहाँ पे जो सक्षम प्राधिकारी है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया गया कि जो ज़मीन का मालिक होता है उसके हिसाब से जो भी सक्षम प्राधिकारी स्लम के अंडर सेक्शन 3 में नियुक्त किए गए, जिसके अंदर समझिए आपकी बीएमसी की प्रॉपर्टी है तो बीएमसी के जो वार्ड के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है वो सक्षम प्राधिकारी है। प्राइवेट और सरकारी महाराष्ट्र शासन की जो ज़मीन है उसमें जो सक्षम प्राधिकारी है वो अभी एसआरए के बी विंग में उनका सक्षम प्राधिकारी 1 से लेकर 10 तक बैठते हैं मुंबई के। और माड़ा की प्रॉपर्टी माड़ा करती है, माड़ा उसमें सक्षम प्राधिकारी होती है। जैसे कि आपका बोरीवली है तो बोरीवली मंडल के जो अधिकारी है उसमें सक्षम प्राधिकारी होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा सक्षम प्राधिकारी कौन है। तो ये मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूँ। मैंने जबकि इसके ऊपर वीडियो बनाया हूँ कि परिशिष्ट 2 कौन बनाता है, परिशिष्ट 2 कौन बनाता है, एनेक्सर 2 कौन बनाता है, तो उसके अंदर हमने पूरी डिटेल से दी है। आप वो वीडियो देखिए, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल पे जाके देखिए और उससे समझिए कि आपका सक्षम प्राधिकारी कौन है। और मैंने यहाँ पे भी बता दिया। तब दोस्तों, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी के लोगों को लेटर दिया जाता है कि आपके यहाँ पे जो भी है सहमति, वो सहमति आप बताइए, हम आपको एनेक्सर 2 बनाएंगे। उसके बाद प्रक्रिया होती सर्वे की। अब तो बायोमेट्रिक सर्वे आ गया है, उस हिसाब से परिशिष्ट 2 का निर्माण होता है। अब बहुत जगहों पे ऐसा नहीं है कि बिल्डर आने के बाद ही परिशिष्ट 2 बनेगा। अगर वहाँ की सोसाइटी चाहे तो झोपड़ी या धारकों की यादी ये सक्षम प्राधिकारी से बना के रख सकती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जो कि सरकार भी ध्यान नहीं देती, कि बहुत जगहों पे झोपड़पट्टी यादी 2016 में सर्वे हुई, बायोमेट्रिक सर्वे हुई, लेकिन उसमें बहुत सारे झोपड़ों का समावेश नहीं है। उस समय जैसे वहाँ पे कोई लोग नहीं रहे होंगे तो झोपड़ों का सर्वे नहीं हुआ है, तो वो उसके डेटाबेस में नहीं आया है, जीएस मैपिंग में नहीं आया है। लेकिन आज वो अधिकारी कहते हैं कि आपका झोपड़ा था ही नहीं, जबकि उनके डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव करते हैं कि वो वहाँ से पहले से ही 2000 के पहले से या उसके पहले से रह रहे हैं। तो ये चीज़ सरकार को समझना चाहिए कि परिशिष्ट 2 का निर्माण उस समय होना चाहिए जब स्कीम की शुरुआत हो। नहीं तो क्या होता है, बहुत जगहों पे मैंने देखा है परिशिष्ट 2 जो एनेक्सर 2 है वो 10-10, 15-15 साल पहले बन चुके होते हैं। उसके बाद स्कीम इम्प्लीमेंट होती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और कैसे करना पड़ता है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए सन 2000 में परिशिष्ट 2 तैयार हो सॉरी, और आपका स्कीम 2024 में आया, तो बताइए 2000 से 2024 24 साल के बाद अगर उसी परिशिष्ट 2 का अगर आप उपयोग करते हैं या सरकार करती है, तो 24 साल में बहुत सारे फेरबदल हो जाते हैं। सरकारी योजनाओं के अंदर जो नए नए नियम लागू हो जाते हैं, अध्यादेश आ जाते हैं, जिसका लाभ जो आने वाले जो उस समय 2024 तक है उनको उसका लाभ से वंचित होना पड़ता है और तकलीफें आती हैं।
पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर 2000 में अगर कोई सर्वे हुआ, 2024 में स्कीम लागू हो रही है, अगर उसी कनेक्शन पे हो रही है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर 2000 में बहुत से आदमी 2024 में जो मूल झोपड़ी धारक है उनके डेथ हो जाती है, फिर उनके वारिसों का नाम उसमें नहीं रहता है, जिसमें उनको वारिस का नाम ट्रांसफ़र कराना, ये एक तकलीफ की प्रक्रिया चालू हो जाती है। दूसरी, बहुत लोग झोपड़ी बेच के चले जाते हैं। अब जो बेच के चले गए, अब वहाँ प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो लोगों ने लिया है, तो लोगों ने लिया है, अब उनका नुकसान हो रहा है कि अब उनका नाम ट्रांसफ़र कैसे हो। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार को भी ये नियम बनाना चाहिए कि जब भी एनेक्शन 2 डेवलपर अगर स्कीम के लिए रेडी हो, तभी एनेक्शन 2 की प्रक्रिया शुरुआत की जाए, अन्यथा नहीं की जाए। आपको बायोमेट्रिक करना है, आप बायोमेट्रिक करिए, लेकिन बायोमेट्रिक करने में एक भी झोपड़े छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि बायोमेट्रिक जो अधिकारी जो वहाँ पे लोग आते हैं, वो कंपिटेंट अथॉरिटी से भी बड़े अधिकारी होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, वो कहते हैं। वो डॉक्यूमेंट देखते हैं, कहते हैं कि नहीं आपका झोपड़े का सर्वे नहीं होगा, आप अपात्र। अब बताइए, सरकार ने आपको झोपड़ों का सर्वे करने के लिए कहा है, आप अपात्र डिसाइड करने के लिए नहीं कहा गया। वो कंपिटेंट अथॉरिटी काम है, कंपिटेंट अथॉरिटी करेंगे डॉक्यूमेंट के आधार पे। तो ये सारी चीज़ें तकलीफें लोगों को बीच में आ रही है। सरकार को भी इस चीज़ में कुछ में हस्तक्षेप करके इस चीज़ के अंदर प्रावधान निकालना चाहिए, ताकि उन लोगों का कुछ भी आसानी से उनको उनका उपाय ढूंढा जाए, उनको रिलीफ मिल सके। अब दोस्तों, यहाँ पे जब सोसाइटी बनती है, तो सोसाइटी बनने के बाद फिर सोसाइटी डेवलपर्स लेके आती है, आर्किटेक्ट का चयन करती है, डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। अब उसमें प्रॉब्लम्स ये हो जाते हैं कि कभी कभी सोसाइटी की जो नवनिर्मित कमेटी मेंबर्स हैं, कार्यकारी मंडल के जो भी सभासद हैं, वो डेवलपर आपस में ही डिस्कशन करते हैं, योजना के बारे में लोगों को समझाया नहीं जाता। अब दोस्तों, योजना में जो लोग हैं मेंबर्स, उनमें 3 से 4 कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी वाले हैं कि जो कमेटी और डेवलपर्स को महत्वपूर्ण समझते हैं, उनको महत्व देते हैं और उनके साथ ही लगे रहते हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं जो सबका होगा मेरा होगा, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जब उनके साथ तकलीफें आनी चालू होती तब वो चिल्लाना चालू करते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो जागरूक लोग, जो जानना चाहते हैं कि भाई डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, मुझे भी पता चलना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हमें क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, क्या सरकार द्वारा दी गई हर सुविधाएं, हर चीज़ें हमें मुहैया कराई जा रही है, क्या हमारे साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो वो जागरूक लोग होते हैं। तो ये 2-3 कैटेगरियाँ आती हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम्स ये हो जाते हैं कि इनके अंदर एकता नहीं बन पाती, क्योंकि अब 3 कैटेगरी में बंट चुके हैं। अब एकता बनने का समय तब आता है कि जब प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, भाड़े रुक गए हैं, बिल्डर भाड़े नहीं दे रहे, तब लोग इकट्ठा होना चालू होते हैं और ये समय बीत चुका होता है। क्योंकि अगर ये यूनिटी में रहेंगे तो शुरुआत से देख सकेंगे हमारा प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है, बिल्डिंग किस प्रकार की होगी, उसकी डिजाइन क्या है, क्या बिल्डिंग के अंदर हवा पानी आने क्या रास्ते हैं या नहीं, ये सूरज की रोशनी पहुंच सकती है नहीं पहुंच सकती, ये देखने का काम लोगों का है। लेकिन वो उस चीज़ से नज़रअंदाज कर देते हैं, आपस में यूनिटी नहीं बना के, और उस कार्यकारिणी मंडल के ऊपर कोई भी आक्षेप नहीं लगाते और हर आदमी अपने फायदे के लिए अकेले अकेले डेवलपर्स और कार्यकारिणी मंडल के प्रभाव में आता है और उसमें कुछ लोग उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पे होता है कि दुकानों का जब सिग्नेचर कराए जाते हैं तो कुछ लोग आधे से ज़्यादा जाके सिग्नेचर कर देते हैं, बाकी लोग अफेक्टेड होते, बोलते भाई हमें वो जगह नहीं चाहिए, हमारी जो भी आरवी है वो कम हो रही है और हमें पीछे आप दुकान दोगे तो हमारी दुकान का मतलब नहीं है, हमारी जो रिटेल वैल्यू खत्म हो गई है, तो हम क्या करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो जो पहले लोग हैं जिन्होंने जाके सिग्नेचर किया, वो दूसरे लोगों का अधिकारों का हनन कर दिया।
आपको ये चाहिए कि आप यूनिटी बनाइए और एक साथ फैसला लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आपके अंदर यूनिटी नहीं होने के कारण कार्यकारी जो मंडल है, जो भी प्रमोटर है, सेक्रेटरी है, खजांची है और उनकी जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं और अपने बल पे डेवलपर को हर एनओसी जो भी जहाँ भी उनको जरूरत पड़ती है वो सिग्नेचर्स करते हैं, क्योंकि आप उनको पूछते ही नहीं है। आपको पूछना चाहिए। यदि आपके अंदर यूनिटी आ गई तो आपका डेवलपमेंट एकदम पारदर्शी हो जाएगा। आपके अंदर जागरूकता आ गई तो आपका डेवलपमेंट एकदम पारदर्शी हो जाएगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी वकील के पास जानी पड़ेगी, ना किसी से पूछना पड़ेगा, ना आपको कोई गुमराह कर सकता है। तो जानकारी लीजिए दोस्तों। जानकारी आपको अगर है तो आप और 10 को जागरूक कर सकते हैं, वो 10 किसी और को जागरूक करेंगे। तो इस तरह जागरूकता फैलती रहेगी, लोगों में जागरूकता होगी, वो अगर नियम जानेंगे तो वो आपके आपस में एकजुट होकर एक यूनिटी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप करना क्या चाहते हैं। लेकिन दोस्तों होना यही चाहिए कि लोग एक साथ एक कदम मिला के चले इस सारे स्कीम में, अन्यथा आपको कहीं और किसी प्रकार का भी न्याय नहीं मिलेगा। डेवलपर्स वादे करते हैं, तो क्या पूरी मुंबई में जो ये आज एसआरए का आतंक चला है, जिसको मैं तो बोलूंगा एसआरए का टेरर ऑफ एसआरए आतंक चला है, कहीं भाड़े की प्रॉब्लम्स है, कहीं लोगों की दुकानें हैं वो उनके जो मूलभूत जगह थी उसके हटा के कहीं और दिया जा रहा है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है? इसका कारण ये है कि आप या तो जानबूझ के कर रहे हैं या आपको पता नहीं। अब ये तो आप जानते होगे ना कि आप जानते हैं या नहीं जानते। अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो मतलब आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, आपकी वजह से लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है। तो आपको ये चाहिए कि भाई आप और हम मिलके चले ना। सोसाइटी का मतलब क्या हो? पहले मुझे ये बताइए सोसाइटी का मतलब क्या हो? सोसाइटी का मतलब होता संगठन। सोसाइटी बहुत तरह की होती है, कंज्यूमर सोसाइटी होती है, ये हाउसिंग सोसाइटी है, और भी सोसाइटियां होती है। हाउसिंग सोसाइटी में कम्युनिटी का सबने सोसाइटी होता है, संगठन होता है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटियों में लोगों के घरों का एक समूह, लोगों के घरों का एक समूह। मतलब आपको ये सोचना चाहिए दोस्तों कि अगर हमारा एक समूह है तो हम समझिए हमारा परिवार है, तो परिवार को साथ में लेके चलना चाहिए या परिवार को तोड़ के चलना चाहिए, ये आप पे निर्भर करता है। ये अगर आप परिवार को लेके चलना चाहते हो तो आपके जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर को कोऑपरेट करें, उनके साथ बैठे सलाह मशवरा करें, डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, डेवलपमेंट में क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए। दोस्तों आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि हर सोसाइटी डेवलपर से डिमांड करे और एसआरए को डिमांड करे कि भाई हमारे बिल्डिंग पे सोलार पैनल लगा के दिया जाए, सोलार पैनल लगा के दिया जाए। अब सोलार पैनल लगाने से आपको बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपकी बिल्डिंग में जब आपका पुनर्वसन होगा ना तो अननेसेसरी कम से कम महीने का 20 से 25,000 रुपये खाली इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैं कम से कम में बात कर रहा हूँ। अब आपकी सोसाइटी कितनी बड़ी मुझे नहीं पता, 20 से 30,000 रुपये लाइट बिल आएगा आपका। आपके वाटर कनेक्शन में मोटर्स होगी 4 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर की, 5 हॉर्स पावर की, उसके बिल्स आएंगे। पानी जगह टंकी में चढ़ाया जाता है उसके बिल्स आएंगे। आपके जो सोसाइटी के अंदर जो लाइट यूज़ होगी पैसेज में, गेट पे, उस सब के बिल्स आएंगे। कम से कम 25 से 30,000 महीने की बिल आएंगी। तो वो मेंटेनेंस कौन भरेगा? आपको ही भरना है ना। तो क्या आप सोचते कि 40,000 रुपया जो सरकार ने बोला है डेवलपर को भर दो,
इससे इनके ब्याज से हम सोसाइटी का मेंटेनेंस भर दे, क्या हो सकता है? पॉसिबल है? ये आप मुझे बताइए, क्या पॉसिबल है 40,000 के ब्याज से आपका मेंटेनेंस हो जाए? सर मुश्किल है, नहीं होगा। सरकार ने वहां गलती की है। सरकार को कम से कम 1 से 2 लाख रुपया मेंटेनेंस चार्ज रखना चाहिए था डेवलपर के लिए। डेवलपर को कोई नुकसान नहीं है, ये सारे में डेवलपर बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत बेनिफिट है। ये आपको बता सकते हैं मेरा नुकसान है, मुझे नहीं बता सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ डेवलपर को कहाँ से और कैसे पैसे और कैसे उनको एडिशनल पैसे आते हैं। मैं तो प्रोजेक्ट की रग रग जानता हूँ, कहाँ से इनको बेनिफिट मिलते हैं और कहाँ से एक्स्ट्रा बेनिफिट निकलवाते हैं, या अधिकारियों की मदद से, नेताओं की मदद से, और अपने पैसे की। तो ये चीजें अलग मुद्दे हैं, लेकिन आपको अपना सोचना है। अब सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं तो आपकी बिजली हो गई फ्री, आपकी सोसाइटी की बिजली होगी फ्री, यानी महीने का 25 से 30 हजार रुपया आपका बचेगा। कितना? महीने का 25 से 30 हजार रुपया बचेगा। और आप उसमें अगर एडिशनल करवाते हैं, अच्छा सोलर पैनल, अच्छा किलोवाट लगाते हैं, तो समझो आपके घर में तो आप एसी चला सकते हैं, गीजर चला सकते हैं। आपकी जो लाइट बिल्स हैं, जो अडानी की है या टाटा पावर की है, उनकी जो लाइट बिल्स है वो आपके घर में एक ट्यूबलाइट या भगवान की बल्ब जलने के काम आएंगे। बाकी लाइट्स आप उससे यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है? साल भर में मेंटेनेंस करना है आपका सोलर का। तो ये डिमांड क्यों नहीं, जबकि सरकार इसके ऊपर 70-75% सब्सिडी दे रही है? उस चीज का यूज करना चाहिए ना। तो ये सोसाइटियों के दिमाग में क्यों नहीं आता, लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आता कि ये डिमांड रखा जाए? ये आपके भले के लिए, ये आपके भले के लिए है। आपको एक बार इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद आपको साल भर मेंटेनेंस निकालना है, तो आपको समझो साल में एक बार मेंटेनेंस निकालना पड़ेगा उसके लिए। बाकी रह गए मेंटेनेंस आपके क्या रहेंगे? वॉचमैन के रहेंगे, स्वीपर्स के रहेंगे, वाटर कनेक्शन के रहेंगे, बराबर है। ये जो नेसेसरी बोले कि कम से कम सबसे ज्यादा सबसे बड़ा मेंटेनेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उसके अंदर उतना आपको छूट मिलेगी। तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्यों ना हमारी सोसाइटी में ये भी हम करवाएं। डेवलपर को बोले कि भाई नहीं हमको लगा के दीजिए, नहीं तो अप्रोच कीजिए, सीईओ साहब को बोलिए कि भाई नहीं हमको लगा कीजिए, हमको मूलभूत सुविधाएं चाहिए, ठहराव कीजिए उसके लिए। आप कहाँ से लेके आएंगे मेंटेनेंस? क्या झोपड़पट्टी में आप मेंटेनेंस भरते हैं? झोपड़पट्टी में जहाँ बीएमसी की प्रॉपर्टी है वहाँ फोटो पास में कितने लोगों ने फोटो पास के पैसे नहीं भरे होंगे? 200 रुपये महीने के। जो बात बोल रहा हूँ सच्ची है, कड़वी है, लेकिन ये हकीकत बात है। तो आप जब वहां पे नहीं, तो यहाँ तक हर महीने के आपके 1000-1500 मेंटेनेंस में जाएंगे, तब क्या करेंगे आप? हो सकता है उससे भी बढ़े, क्योंकि जब पानी का बिल आएगा, अरे सॉरी वाटर, जब मोटर का जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा तो वो तो भरना पड़ेगा दोस्तों। अगर नहीं भरेंगे तो आपका पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। झोपड़पट्टी तो है नहीं कि भाई ड्रम भर लिए हो गया, बिल्डिंग है, कैसे ऊपर ले जाएंगे पानी? इसके लिए इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, उस चीज को समझिए, यूनिटी बनाइए। हर तरफ यही प्रॉब्लम्स है, हर तरफ यही प्रॉब्लम्स है। मुझे कौन से आते हैं, कहाँ से आते हैं, पूना से आते हैं, बदलापुर से आते हैं, थाना से आते हैं, चेमूर से आते हैं। मतलब कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे सारे है और मुझे फोन नहीं आए हैं। सबकी तकलीफें एक जैसी हैं, की तकलीफें एक जैसी ही हैं। और दोस्तों एक चीज और बताओ, ये मुद्दा तो मैं यहाँ पे आपको समझाया कि आपकी सोसाइटी में यूनिटी बनाना है, और यूनिटी बना के चलिए। अगर आप अपना सोसाइटी का और अपने लोगों का उद्धार चाहते हैं, एक अच्छा डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ये आपको करना होगा। अगर आपने नहीं बनाया तो दोस्तों फिर
आने वाला समय में आप पछताएंगे कि शायद हमारी गलती थी कि हमें समझाने वाले ने समझाया था लेकिन हम नहीं सुने। तो सबको साथ लीजिए, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। सोसाइटी में हर व्यक्ति को बोलने का आज़ादी है। हर व्यक्ति से पूछिए आप क्या चाहते हैं, कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं, तो बैठ के निष्कर्ष निकालिए क्या मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो बात करिए। बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपको बोला कुछ और जाता है, लेकिन आपको सुविधाएं मिलती नहीं है। कहीं कहीं तो मैं सुना बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं है, साल 1.5 साल में लीकेज चालू हो जाती थी। सब चीज़ आपको उस समय जब यूनिटी रहेगी तो ही आप समझ सकते हैं, उसी हुई समय कर सकते हैं। बाद में क्या हो, आप कंप्लेंट करेंगे, इस में बिल्डर बोलेगा ठीक है भाई मैं रिपेयर करके रिपेयर ही करेंगे, फिर साल भर में वही हालत होगी। उसी के 3 साल बाद अगर ये समस्या निर्माण हुई तो बिल्डर तो बोलेगा भाई मेरा काम खत्म हो गया, तब आप क्या करेंगे, बिल्डिंग तोड़ के बनाएंगे। दोस्तों इस चीज़ को समझिए कि यूनिटी बनाइए। मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे बार बार हर लोगों को यही समझाना पड़ता है, यूनिटी बनाइए, एकता बनाइए आपस में। ये जी आपस की रंजी से तू मैं इसको साइड में रख दीजिए थोड़ा, फिर कभी नहीं पिट लेंगे। क्या फर्क पड़ता है भाई, जब हम आपस में करेंगे तू मैं करेंगे। अब कोई तीसरा बाहरी आया है तो उसके सामने एक हो जाएगी, उसके सामने एक हो जाएगी। वो यहाँ पे समाज सेवा करने नहीं आ रहे दोस्तों, व्यापार करने आ रहे, क्योंकि आपने ही बुलाया है उनको, वो खुद नहीं आए। क्योंकि मैंने बताया ना, डेवलपर तो आप ही नियुक्त करते हैं, तो जब आपने नियुक्त किया है तो उसका बेनिफिट लीजिए। बिल्डर कोई नुकसान नहीं, बिल्डर को कोई नुकसान नहीं है, उल्टा बिल्डर को फायदा है। अगर बिल्डर आपको सोलर पैनल इंस्टॉल करके देता है ना, तो पूरे मुंबई में लोग ना उस बिल्डर को अच्छा बोलेंगे कि भाई इन्होंने करके दिया है, और जहाँ भी डेवलपमेंट करने चाहेंगे लोग उनको सपोर्ट करेंगे। ये बात समझिए, बिल्डर की भी हित में और आपके भी हित में। आपकी सोसाइटी, उसके बाद सरकार खुद उस सोसाइटी को पब्लिश करेगी कि भाई देखिए फलाना सोसाइटी में सोलर पैनल लगाया है। हो सकता है सरकार ये नियम बना देगी, नहीं अब सारे में हर सोसाइटियों को सोलर पैनल दीजिए, इससे लोगों की परेशानियां कम हो। आज जो हाईराइज बिल्डिंग में जो गए हैं एसआरए के अंदर में 27 फ्लोर की बिल्डिंग बनी थी, उनसे जाके पूछिए उनको क्या हालत है, उनकी कितने मेंटेनेंस आते हैं, आप पता कीजिए ना। आए दिन तो पेपरों में आते रहते हैं ना, छुपा तो नहीं है किसी से। तो वो चीज़ समझिए और यूनिटी बनाइए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आज मुझे एक चीज़ और समझाना, जो बार बार मैं समझाया हूँ, ये ध्यान रखिए कि 2001 के बाद अगर किसी ने झोपड़े खरीदे हैं और जिससे खरीदे हैं उसके 2000 के पहले के डॉक्यूमेंट है, तो वो सशुल्क की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो ट्रांसफर की कैटेगरी में आते हैं। यदि एनेक्सल 2 बनने के पहले उन्होंने खरीदा है तो, एनेक्सल 2 बनने के बाद खरीदे रहेंगे तो किसी कैटेगरी में नहीं आती कि उसका ट्रांसफर का कोई जीआर ही नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत लोगों के क्वेश्चन अभी भी आते रहते हैं, बार बार वही समझाता हूँ। 2000 के पहले के झोपड़े आपने खरीदे, एनेक्सल नहीं बना है, और उस झोपड़ों में जब सर्वे होता है आपका नाम आता है, तो आपके पुराने लोग वालों को, पुराने जो झोपड़ी धारक थे उनके डॉक्यूमेंट और आपके जो रिसेंट के डॉक्यूमेंट है वो लगा के आपकी पात्रता होती है, तो आपके ट्रांसफर होते हैं। कॉमर्शियल 60,000 और रेसिडेंशियल 40,000, वो सशुल्क की कैटेगरी में नहीं आते। सशुल्क मतलब होता है कि 2000 के बाद के झोपड़े, जिन्होंने 2000 के बाद झोपड़े बनाया उनके 2000 के बाद से डॉक्यूमेंट्स है, एक 2000 के पहले की, सब जो 2005 के डॉक्यूमेंट 2006 के है, 7 के है, 10 के है, तो वो सशुल्क की कैटेगरी में पात्र होंगे, और वो भी खाली रेसिडेंशियल। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं बार बार समझा रहा हूँ, हर चीज़ में समझा रहा हूँ। मेरी वीडियो प्रॉपर देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए तो समझ में आएगा, आधा देखने पे नहीं समझ में आएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और मुझे हमारे जो भी सब्सक्राइबर है उनसे मेरी नाराज़गी यही है कि भाई कमेंट नहीं करते, कमेंट कीजिए।
अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भी मुझे बताइए, सर यहाँ पे आप गलत हैं, अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों मैं भगवान नहीं हूँ कि मेरे से गलती होगी नहीं, हो सकती गलती, मैं मानता हूँ। कभी कभी मैं जब कोई भी चीज़ वीडियो बनाता हूँ तो उसमें सर्कुलर का उच्चारण, नंबरिंग गलत हो जाती है, पहले कहीं और रहेगी, बाद में अलग होती है मुझसे। लेकिन वो चीज़ समझा करिए कि उस सर्कुलर का नंबर मैं अपने थंबनेल पे दे देता हूँ कि ये कौन सा सर्कुलर है, और पहले भी जो उच्चारण किया बाद में जल्दी जल्दी बोलते हुए मुझसे निकल जाता है। तो उस चीज़ को आप समझिए और उस चीज़ के लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि वो मेरी गलती है और उसको मैं धीरे धीरे सुधारूंगा। कि दोस्तों मैं भी कोई एक्टर नहीं हूँ कि मैं कैमरे के सामने बैठ जाऊँ और उनके जैसे डायलॉग्स मारूँ। भटक जाता है, जबान भटक जाती है, उच्चारण थोड़े गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, तो मुझे बताइए। अगर आप मुझे नहीं बताते तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हमने जो मुहिम चालू की है वो सही है या गलत है। तो प्लीज़ निवेदन आपसे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल अगली वीडियो में फिर किसी और विषय पे। जय महाराष्ट्र।